हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज हम लोग एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ अपनी विश्व इतिहास की एक नई जो क्लास है वो शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व विश्व स्तर पर क्या परिस्थितियाँ थीं, विश्व के विभिन्न देशों के मध्य किस तरह के संबंध थे, उस दौरान क्या क्या घटनाएँ हुई और इन घटनाओं के दौरान जो युद्ध लड़ा गया उसमें क्या परिणाम निकले और उसका विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सब के बारे में हम लोग चरणबद्ध रूप से पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि युद्ध से पूर्व जो विश्व स्तर की परिस्थितियां थी वो किस प्रकार थी, विश्व के विभिन्न देशों के मध्य संबंध किस प्रकार थे, उस बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होकर 11 नवंबर 1918 तक 4 वर्ष 3 माह 11 दिन चला। इस समय तक विश्व 2 गुटों में बंट चुका था और लगभग 36 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भाग लिया था। 1914 तक आते आते विश्व 2 गुटों में विभक्त हो चुका था और इन 2 गुटों के मध्य विश्व प्रसिद्ध प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। विश्व की परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाए बच्चों, तो उस समय की जो प्रमुख शक्ति थी जर्मनी ने लौह और रक्त की नीति के माध्यम से अपने एकीकरण को संभव बनाया था। क्योंकि जर्मनी लौह और रक्त की नीति का उत्पाद था, तो उसने धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया और सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। यूरोप के अन्य राष्ट्र भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए और इस तरह से विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य शस्त्रीकरण की होड़ प्रारंभ हुई। जर्मनी के देखा जाए तो जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने अपनी लौह और रक्त की नीति में परिवर्तन किया और उसने शुगर एंड प्लम मतलब शक्कर और बेर की नीति अपनाई। इस नीति में परिवर्तन उसने इसलिए किया क्योंकि वो अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो उस समय की महाशक्तियाँ थी, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, इनमें से कुछ शक्तियों को अपने पक्ष में करना चाहता था। उस समय की परिस्थितियों को देखा जाए तो ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और इटली जैसे देश थे वो जर्मनी के साथ तटस्थ रूप में थे। रूस के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे और यदि फ्रांस के साथ देखा जाए तो अल्सास लोरेन जैसे क्षेत्रों को लेकर फ्रांस और जर्मनी के मध्य क्या था, मतभेद की स्थिति थी। तो इस तरह से फ्रांस के साथ बिस्मार्क ने संबंधों को सुधारना नहीं चाहता था, वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था फ्रांस के साथ। तो उसने क्या किया कि शक्कर और बेर की नीति को अपनाकर वो चाहता था कि एक तो पहला उद्देश्य ये था उसका कि फ्रांस को यूरोप में अलग थलग किया जाए और दूसरा था कि मित्र राष्ट्रों का एक गुट तैयार किया जाए। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि इसी समय से उसने एकीकरण के बाद से ही उसने अपनी नीति में परिवर्तन किया और विभिन्न देशों से गुप्त संधियों का एक सिलसिला प्रारंभ किया, जिसके कारण ही बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक माना जाता है और आगे चलकर भविष्य में ये गुप्त संधियां ही प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि बिस्मार्क चाहता था कि जो यूरोप की विभिन्न शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, उनको में से किसी 2-3 शक्तियों को अपने पक्ष में करके वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था और फ्रांस की स्थिति को कमज़ोर करना चाहता था। तो इस तरह से 1872 के बाद से गुप्त संधियों का सिलसिला प्रारंभ हुआ और सबसे पहले 1872 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के मध्य 3 सम्राटों का एक संघ बना, जिसमें तीनों के मध्य आपसी समझौता हुआ। अक्टूबर 1879 में
एक द्विगुट संधि हुई ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में, जिनमें दोनों देशों ने आपस में समझौता करके इसकी शर्तें निर्धारित की। इसके बाद ऑस्ट्रिया के कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और चांसलर और बिस्मार्क के बीच में एक द्विगुट समझौता हुआ जो 1887 में संपन्न हुआ। इसमें दोनों के मध्य समझौते की शर्तें तैयार हुई, जिसमें इन्होंने ये शर्तें तैयार की कि ऑस्ट्रिया रूस के मध्य युद्ध होने पर जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद करेगा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में अगर युद्ध होता है तो ऑस्ट्रिया तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएगा, और यदि फ्रांस युद्ध में रूस को सहयोग देता है तो ऑस्ट्रिया जर्मनी की मदद करेगा। इन देशों के मध्य यह तय हुआ कि 1887 तक इस संधि की शर्तों को गुप्त रखा जाएगा। इसके बाद 1882 में त्रिगुट संधि हुई, जिसे ट्रिपल अलायंस की भी कहते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली में, जिसमें तीनों राष्ट्रों के हित आपस में जुड़े हुए थे, जिसमें तीनों देशों ने आपस में एक दूसरे को सहयोग करने का वादा किया। इसके बाद 1881 में 3 सम्राटों का एक नया समझौता हुआ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस में वापस एक नया समझौता हुआ। इस दौरान क्या हुआ बच्चों, मार्च 1881 में रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या हो गई और अलेक्जेंडर तृतीय नया जार बना। वो निरंकुश प्रवृत्ति का था और फ्रांस में जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी उसका विरोधी था। तो बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध इस सोच का फ़ायदा उठाकर जार अलेक्जेंडर द्वितीय से बात करी और समझौते का प्रस्ताव रखा और जार के साथ एक समझौता किया, जिसकी शर्तें थी कि तीनों राष्ट्रों में से किसी का भी अगर किसी के साथ युद्ध होता है तो वे एक दूसरे को सहयोग करेंगे। रूस ने बाल्कन में ऑस्ट्रिया के हितों को मान्यता दी। इसके बाद जब फ्रांस को ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच होने वाली जो द्विगुट संधि थी 1887 में, उसकी जानकारी मिली तो फ्रांस के चांसलर ने जर्मन विरोधी दृष्टिकोण अपनाया, जिससे बिस्मार्क थोड़ा चिंतित हुआ और उसने इस चिंता के कारण रूस के साथ एक संधि करी कि दोनों में से अगर किसी भी तीसरी शक्ति के साथ युद्ध होता है तो दूसरी जो देश है वो तटस्थ रहेगा। बाल्कन क्षेत्र में यथास्थिति कायम रखी जाएगी। इसी दौरान 1888 में जब कैसर विलियम प्रथम की मृत्यु हो गई और कैसर विलियम द्वितीय जर्मनी का नया शासक बना 1890 में, तो उसने बिस्मार्क के दृष्टिकोण को, जर्मनी में बिस्मार्क की भूमिका को पसंद नहीं किया और बिस्मार्क ने उस समय अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान 1893 में फ्रांस और रूस के बीच द्विगुट संधि हुई। द्विगुट संधि की 1887 में शर्तें जब प्रकाशित हुई तो फ्रांस ने 1888 में रूस के साथ समझौता किया और रूस को सैनिक और आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जो है उसमें उसने रूस को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा। 1891 में फ्रांसीसी नौसैनिक बेड़ा रूस पहुंचा, जिसका वहां के जार ने स्वागत किया। 1893 में एक रूसी नौसैनिक बेड़ा फ्रांस पहुंचा, जिसका फ्रांस में स्वागत किया गया। 1893 में फ्रांस और रूस के मध्य द्विगुट संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार कुछ शर्तें तय हुई कि यदि रूस का ऑस्ट्रिया या जर्मनी या दोनों के साथ युद्ध होता है तो फ्रांस रूस की मदद करेगा। यदि फ्रांस का जर्मनी, इटली या दोनों के साथ युद्ध होता है तो रूस फ्रांस की मदद करेगा। इस तरह से इनकी शर्तें तय हुई। 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ, जिसमें फ्रांस ने मिस्र व सूडान में इंग्लैंड के हितों को मान्यता दी और इंग्लैंड ने मोरक्को में फ्रांस के हितों को मान्यता दे दी। इस तरह से
हम देखते हैं कि इन संधि के माध्यम से संधि में जो समझौते में शामिल हुए देश थे उन्होंने एक दूसरे के हितों को पहचाना और एक दूसरे के हितों को महत्व देते हुए संधि और समझौते किए। 1907 में इंग्लैंड और रूस में समझौते हुए। 1904-1905 में जब रूस जापान युद्ध हुआ तो उस समय रूस ने को ऐसा लगा कि जापानी जहाज़ जो था वो उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, तो उस असमंजस की स्थिति में रूसी सेना ने ब्रिटिश जहाज़ों पर आक्रमण कर दिया। इस घटना को डोगर बैंक की घटना कहा जाता है। इसके कारण क्या हुआ बच्चों कि इंग्लैंड और रूस के मध्य संबंध बिगड़े और उनमें युद्ध की संभावना बढ़ी, लेकिन डेलकासी जो नेता था उसकी मध्यस्थता से विवाद को सुलझा लिया गया और उसी की मध्यस्थता से ही 1907 में द्विएंटा या दो देशों के मध्य समझौता हुआ इंग्लैंड और रूस के बीच में, जिसमें रूस ने अफ़गानिस्तान में इंग्लैंड के हितों को मान्यता दे दी। इंग्लैंड और रूस तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उत्तरी फारस की खाड़ी में रूस का प्रभाव रहेगा और दक्षिण फारस की खाड़ी में इंग्लैंड का प्रभाव कायम रहेगा। इस तरह की संधि और समझौते तैयार हुए। इसके बाद 1907 में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के बीच एक समझौता हुआ। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि 1871 से लेकर 1907-1910 तक किस प्रकार से विश्व के विभिन्न शक्तियों के बीच में विभिन्न समझौते हुए, जिनमें विभिन्न देशों ने एक दूसरे के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। 1871 से लेकर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के जो विस्फोट था उससे पूर्व तक के युग को हम क्या कहते हैं, यूरोप के इतिहास में सशस्त्र क्रांति का युग कहते हैं, जहां विश्व की विभिन्न शक्तियां शांति समझौते करने के साथ साथ अपनी सैनिक शक्ति को भी बढ़ा रही थी। उस दौरान शस्त्रीकरण को रोकने के लिए विभिन्न सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी असफल रहे। इस तरह से जो गुप्त संधियों की दौड़ चला और जो शस्त्रीकरण की होड़ विभिन्न राष्ट्रों के मध्य प्रारंभ हुई, उसके फलस्वरूप विश्व स्तर पर अनेक ऐसे कारण तैयार हुए जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को प्रारंभ होने को संभव बनाया। तो कल हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन से कारण थे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी कारणों और उनके परिणामों के बारे में विवेचना कीजिए। तो हम लोग कल पढ़ेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके फलस्वरूप 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और विश्व की विभिन्न महाशक्तियाँ, यूरोप के विभिन्न राष्ट्र उस युद्ध में शामिल हुए। ध्यान से पढ़िए इसको, परिस्थितियों को। उसके बाद हम लोग कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कारण के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। धन्यवाद।